हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपका जो सेकंड चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का वो खत्म हो गया था। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 3 चैप्टर है, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो आपके पास जो चैप्टर थर्ड है उसका नाम क्या है? चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है आपके पास? आपेक्षिक घूर्णन गति। ठीक है, आपेक्षिक घूर्णन गति। ठीक है, तो इसको समझने से पहले अपन को क्या करना है, एक छदम बल का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन ही होती है छदम बल की। ठीक है, तो छदम बल नाम से ही पता चल रहा है। छदम छदम का मतलब आपके पास क्या हो रहा है कि छलवा करने वाला। और छलवा करने वाला क्या होता है आपके पास? वास्तव में वैसा नहीं होता है, केवल अपन को लगता है। ठीक है, तो अपन जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है उसके हिसाब से छदम बल के लिए क्या कह सकते हैं? छदम बल। ठीक है, छदम बल के लिए अपन यह कह सकते हैं कि वह बल जो वास्तव में लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है, वह क्या कहलाता है? छदम बल कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसको अलग से फिजिक्स की डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा बल जो वास्तविक रूप से कार्य नहीं करता है लेकिन निर्देश तंत्र में देखने पर कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, वह क्या कहलाता है? छदम बल कहलाता है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो छदम बल होता है वो वास्तविक बल के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो आपके पास मैंने आपको समझाया कि छदम बल क्या होता है। वह बल जो किसी कण पर वास्तविक रूप से नहीं लगता है लेकिन किसी निर्देश तंत्र में देखने पर वह उस कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, वह क्या कहलाता है? छदम बल कहलाता है। और छदम बल हमेशा वास्तविक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वह बल जो वास्तविक रूप से वह बल जो वास्तविक रूप से कार्य ना करे परंतु किसी निर्देश तंत्र में देखने पर कार्य करता हुआ प्रतीत हो छदम बल कहलाता है। छदम बल कहलाता है। छदम बल कहलाता है। छदम बल कहलाता है। छदम बल हमेशा वास्तविक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। छदम बल हमेशा वास्तविक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो इस छदम बल को अपन 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो अपन एग्जाम्पल लेके, आपने कभी लिफ्ट को यूज किया है? ठीक है, तो जब अपन लिफ्ट में बैठते हैं तो अपन को क्या लगता है? अपनी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, जब हमारी लिफ्ट क्या करती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो आपके पास आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आपका वेट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपको खुद को अपना भारीपन सा लगता है। ठीक है, अगर आपको लिफ्ट आपके पास क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपका वेट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब आपको हल्का सा लगता है। और आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी कि अगर लिफ्ट टूट जाती है तो अपन क्या करते हैं? मुक्त रूप से गति करते हैं। और मुक्त रूप से गति करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अपना कोई भार है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन अपन किससे कर सकते हैं? छदम बल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन 3 एग्जाम्पल लेके इसको सोल्व करेंगे कि कोई व्यक्ति है वो लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है, तब क्या होगा?
लिफ्ट नीचे की तरफ गति कर रही है, तब क्या होगा? अगर आपका लिफ्ट का तार टूट गया है तो क्या होगा? ठीक है, तो अपन इसमें फर्स्ट कंडीशन करते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या जाए? लिफ्ट, लिफ्ट फर्स्ट क्या है? लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे। ठीक है, अब लिफ्ट अपनी ऊपर की ओर गति करेगी तो मतलब अपना वास्तविक त्वरण कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। और अभी मैंने क्या कहा कि वास्तविक बल के विपरीत दिशा में हमेशा क्या लगता है? छदम बल लगता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो त्वरण है वो ऊपर की साइड लगेगा, तो आपका क्या होगा? जो आपका छदम बल है वो कहाँ लगेगा? उस पार्टिकल के नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अपन एक बार इसको थोड़ा सा मान के चलते हैं, फिर बाद में इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने मान लिया, माना कि एक स्थिर लिफ्ट है, माना कि एक स्थिर लिफ्ट है, लिफ्ट है, माना कि एक स्थिर लिफ्ट है जो ए वेक्टर त्वरण से गतिशील होती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि माना कि एक स्थिर लिफ्ट है जो टी समय के बाद में ए त्वरण से गतिशील होती है। ठीक है, या फिर अपन यहीं से मान लेते हैं कि माना कि एक गतिशील लिफ्ट है जो ए वेक्टर त्वरण से, यहीं पर अपन गतिशील मान लेते हैं फर्स्ट से। ठीक है, माना कि एक गतिशील लिफ्ट है जो ए त्वरण से गतिशील है। ठीक है, अतः लिफ्ट पर नीचे की ओर एक छदम बल ए डैश वेक्टर कार्य करता है। और हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। अब ये चीज अपने पास हो गई। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एक लिफ्ट पड़ी है, इसमें एक ये आदमी बैठा है। ठीक है, ये आदमी बैठा है, आपकी ये लिफ्ट क्या कर रही है? देखो, ये लिफ्ट आपके पास ऊपर की ओर गतिशील कर रही है। ठीक है, मतलब उसका त्वरण कहाँ है? इस साइड में। तो आपके पास इसमें वास्तविक त्वरण के विपरीत दिशा में क्या लगेगा? छदम बल लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ है? नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए भार निकालना चाहूँ, W निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा? mg प्लस m a डैश वेक्टर। ये आपके पास इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट। और ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रही है? ये इक्वेशन फर्स्ट ये बताती है समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ऊपर की ओर गतिशील व्यक्ति को उसका भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है? आपको जो आपका यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है उसको क्या लगेगा कि उसका भार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में लिखा नहीं है कि माना कि उस व्यक्ति का मास स्मॉल m है। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से समझ लेना कि आपके पास क्या होता है, इसका मास कितना होता है, व्यक्ति का मास स्मॉल m है। ठीक है, तो ये अपने पास एक कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहूँ मैं कि लिफ्ट क्या है? सेकंड अपने पास क्या है? लिफ्ट
नीचे की ओर गति करे। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ, ठीक है। माना कि एक लिफ्ट में माना कि एक लिफ्ट में स्थिर व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। माना कि लिफ्ट स्मॉल a वेक्टर वास्तविक त्वरण से नीचे की ओर गतिशील है। अतः छदम बल a डैश वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आपकी ये लिफ्ट है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, आपका जो व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, देखो स्थिर बैठा है और आपकी लिफ्ट क्या कर रही है, वास्तविक त्वरण स्मॉल a से नीचे की तरफ गतिशील है। तो अपन को पता है कि छदम बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब अपने पास देखो भार कितना हो जाएगा, भार आपके पास W बराबर कितना हो जाएगा, देखो G की डायरेक्शन इधर है और A की डायरेक्शन इधर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, mg माइनस m a डैश वेक्टर विपरीत दिशा में है तो अपने पास नेगेटिव साइन आएगा। यह आपके पास इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। और ये समीकरण सेकंड क्या बता रही है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि नीचे की ओर गतिशील लिफ्ट में व्यक्ति को स्वयं का भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। थर्ड ये हो जाए कि हमारी लिफ्ट का तार ही टूट जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड अपने पास क्या हो, लिफ्ट मुक्त रूप से गतिशील हो। मुक्त रूप का मतलब क्या हो गया कि तार टूट गया है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लिफ्ट मुक्त रूप से गतिशील हो, ठीक है। तो इसके लिए अब अपन ने माना कि
माना कि एक गतिशील लिफ्ट में स्थिर व्यक्ति है और गतिशील लिफ्ट का तार टूट गया है। अतः अब आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपकी लिफ्ट है, इसमें ये व्यक्ति बैठा है, ये क्या कर रही है, नीचे की तरफ गतिशील है, मतलब आपके पास त्वरण कहाँ लगेगा, वो छदम वाला वो उधर लगेगा और यहाँ पर आपका जी लगेगा। लेकिन आपका तार क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो जो ये ए डेस है वो भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन डब्ल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, एम जी माइनस एम। ए डेस वेक्टर होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो एम जी माइनस एम जी मतलब डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि मुक्त रूप से गतिशील लिफ्ट में व्यक्ति को स्वयं का भार शून्य महसूस होता है। ये तो हमारे पास हो गई छदम बल की बात कि छदम बल क्या होता है और छदम बल कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, इस आपेक्षिक गति के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोई पार्टिकल है वो घूर्णन गति कर रहा है, तो उसके लिए छदम बल क्या होता है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्या हेडिंग आ जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी घूर्णन गति के कारण से निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो आपके पास देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाए, घूर्णन गति के कारण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसमें पहले एक बार थोड़ी सी अपन कल्पना कर लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास क्या है एस और जो आपका एस डेस है। ठीक है, वो आपके पास क्या है, दो निर्देश तंत्र हैं। आपका एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है और कितने कोणीय वेग के साथ कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग के साथ कर रहा है और कितना विस्थापन तय कर रहा है, थीटा विस्थापन तय कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को डायरेक्शंस भी चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अपन मान लेते हैं कि माना कि दो निर्देश तंत्र एस व एस डेस हैं, एस निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है और आर निर्देश तंत्र, आर है या एस, सॉरी, एस डेस निर्देश तंत्र थीटा कोणीय विस्थापन एस डेस निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से थीटा विस्थापन तय कर लेता है, थीटा विस्थापन तय कर लेता है। माना कि
बिंदु कैपिटल P पर, बिंदु कैपिटल P पर कण स्थित है, कण स्थित है जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक एस निर्देश तंत्र पर, एस निर्देश तंत्र पर, एस निर्देश तंत्र के लिए एक्स वाई जेड व एस डेश निर्देश तंत्र के लिए एक्स डेश वाई डेश जेड डेश है और इनके एकांक इकाई सदिश, एकांक या इकाई, ठीक है, एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप व आई कैप डेश, जे कैप डेश, के कैप डेश है। ये अपने पास आ गई अपनी लैंग्वेज। अब इसके हिसाब से अगर अपन क्या बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अपना जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा। मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एस निर्देश तंत्र है, ये हमारा एस निर्देश तंत्र है, एक्स है, वाई है और जेड है। इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, आई कैप, इसका क्या हो जाएगा, जे कैप, और इसका क्या हो जाएगा, के कैप। मान लिया कि यहाँ हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा एक्स डेश है, यह हमारा वाई डेश है और ये हमारा जे डेश है। कितने पर है, थीटा कोण पर है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर कोई कट रखा हुआ है बिंदु पी पर, जिसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड हैं, एक्स डेश वाई डेश और जेड डेश है, ठीक है। यहाँ से मान लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, और इसके लिए एस डेश के लिए कितनी है, आर डेश है, ठीक है। इसके लिए मैंने एकांक सदिश मान लिया आई कैप डेश है, इसके लिए जे कैप डेश है और इसके लिए क्या हो जाएगा, के कैप डेश है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनके लिए जो आपका स्थिति सदिश आएगा वो तो दोनों के लिए बराबर आएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, थोड़ा सा, कि आर वेक्टर बराबर आर डेश वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एस निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश, एस निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपके पास, आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। यह आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और एस डेश निर्देश तंत्र के लिए, एस डेश निर्देश तंत्र के लिए, एस डेश निर्देश तंत्र के लिए क्या हो जाएगा, आर डेश वेक्टर बराबर एक्स डेश आई कैप डेश प्लस वाई डेश जे कैप डेश प्लस जेड डेश के कैप डेश। ऐसा ये कुछ ज़्यादा ही मिक्सिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जेड डेश के कैप डेश हो जाएगा, ठीक है। चूंकि क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर आर डेश वेक्टर, तो क्या मैं आर वेक्टर के कंपोनेंटों को आर डेश के बराबर, आर डेश के कंपोनेंटों को आर वेक्टर के बराबर कर सकती हूँ क्या। तो मैं अगर आर वेक्टर के बराबर लिखना चाहूँ तो इसको एक्स डेश आई कैप डेश प्लस वाई डेश जे कैप डेश प्लस जेड डेश के कैप डेश लिख सकती हूँ क्या। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो, यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ और है कि आपको क्या करना है, चाल कैलकुलेट करना है। पहले चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटा समय। मैंने क्या कहा कि ओमेगा कोणीय वेग से कितनी दूरी कर रहा है, थीटा, और कितने समय में, टी में। तो थीटा बराबर कितना हो गया मेरा, ओमेगा टी हो गया। अब आपके पास देखो समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से आर वेक्टर बराबर कितना हो गया, एक्स डेस आई केप डेस प्लस वाई डेस जे केप डेस प्लस जेड डेस के केप डेस। अगर अपन इसमें क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन करते हैं तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी आई केप डेस प्लस एक्स डेस एज इट इज डी आई केप डेस अपॉन डी टी प्लस डी वाई डेस अपॉन डी टी जे केप डेस प्लस वाई डेस डी जे केप डेस अपॉन डी टी प्लस डी जेड डेस अपॉन डी टी और यहाँ पर के केप डेस प्लस जेड डेस एज इट इज डी के डी आर के वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई डेस अपॉन डी टी जे केप डेस प्लस डी जेड डेस अपॉन डी टी के केप डेस प्लस यहाँ अपने पास अलग बन जाएगा एक्स डेस डी आई केप डेस अपॉन डी टी प्लस वाई डेस डी जे केप डेस अपॉन डी टी प्लस जेड डेस डी के केप डेस अपॉन डी टी। ये अपने पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तो अपन स्मॉल वी लिख सकते हैं। एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है कि आर डेस वेक्टर बराबर कितना होता है, आर वेक्टर डेस वेक्टर बराबर कितना होता है हमारा, एक्स डेस आई केप डेस प्लस वाई डेस जे केप डेस प्लस जेड डेस और यहाँ पर अपने पास जेड डेस के केप डेस, के केप डेस। अगर मैं इसका क्या कर दूं, डी डेस अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, डी डेस एक्स डेस अपॉन डी टी आई केप डेस प्लस, या फिर अपन इसको इसी के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, चलो ठीक है रहने दो। और यहाँ पर अपना डी डेस वाई डेस अपॉन डी टी प्लस यहाँ पर अपना जे केप भी आएगा, जे केप डेस, जे केप डेस प्लस डी डेस जेड डेस अपॉन डी टी के केप डेस। अब अपने पास एक क्या आता है, अपना ऑपरेटर आता है, संकारक आता है कि वह अवकलज संकारक या फिर आपके पास वह संकारक जो किसी अदर फंक्शन पर ऑपरेट करने पर क्या कर दे, उसकी वैल्यू को चेंज कर दे, तो आपके पास वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। तो इसकी ऑपरेटर की डेफिनेशन से एक चीज आपको याद रखनी है कि डी डेस अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। यह आपके पास हो गया। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी क्या, डी आर डेस वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी एक्स डेस अपॉन डी टी आई केप डेस प्लस डी डेस वाई डी वाई अपॉन डी टी डी वाई डेस अपॉन डी टी जे केप डेस प्लस डी जेड डेस अपॉन डी टी के केप डेस। ये क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा वी डेस वेक्टर हो गया क्या, और यहाँ ये मेरे पास एज इट इज रह जाएगा डी एक्स डेस अपॉन डी टी आई केप डेस प्लस डी वाई डेस अपॉन डी टी जे केप डेस प्लस डी जेड डेस अपॉन डी टी के केप डेस। अब अपने पास देखो, अपने पास एक वैल्यू आई है, ठीक है। कौन सी वाली वैल्यू आई है, ये वाली, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन ए दे लेते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए में यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, वी डेस का वेक्टर लिख सकते हैं और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो समीकरण
कैपिटल ए से। कैपिटल ए से क्या बन जाएगा, यहाँ तो वी वेक्टर, यहाँ पर मेरा वी डैश वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास एक्स डैश डी आई कैप डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप जेड डैश डी के कैप डैश अपॉन डी टी। ये वाली अपनी वैल्यू बच जाती है। ठीक है, अब अपन को ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आपने एक परिभाषा पढ़ रखी होगी, ठीक है, किसकी, रेखीय संवेग में, कोणीय संवेग में और रेखीय संवेग में संबंध। आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध वो कितना होता है, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, यही होता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकती हूँ, और ये मेरा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब मैं अगर इनको इकाई सदिश के लिए चेंज करना चाहूँ, क्योंकि इकाई सदिश भी क्या होते हैं हमारे पास, एक स्थिति सदिश ही होता है। ठीक है, तो इस घड़ी में इसको इकाई सदिश के रेस्पेक्ट में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकती हूँ, क्या, डी आई कैप डैश अपॉन डी टी बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश। इसी प्रकार से डी जे कैप डैश अपॉन डी टी बराबर कितना लिख सकती हूँ, ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप डैश। और डी के कैप डैश अपॉन डी टी बराबर कितना लिख सकती हूँ, ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप डैश। ये वाला लिख सकती हूँ। तो इन वाली चीज़ों को अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन वाली चीज़ों को अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर, कैपिटल इक्वेशन बी में। ठीक है, तो कैपिटल बी इक्वेशन में अगर आप यूज करते हो तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, समीकरण कैपिटल बी से, कैपिटल बी से क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर v डैश वेक्टर प्लस यहाँ कितना है हमारा x डैश कैप, और उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस i कैप डैश प्लस यहाँ पर कितना है y डैश, यहाँ कितना हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस j कैप डैश प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा z डैश ओमेगा वेक्टर क्रॉस k कैप डैश। ये अपन लिख सकते हैं इसमें। अब मैंने क्या कर दिया, इस x डैश को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, i कैप के साथ, j कैप के साथ और k कैप के साथ। x डैश को i कैप डैश के साथ, y डैश को j कैप डैश के साथ और z डैश को k कैप डैश के साथ। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, v वेक्टर बराबर v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस x डैश i कैप प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस y डैश j कैप डैश प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस जेड डैश के कैप डैश। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, v वेक्टर बराबर v डैश वेक्टर प्लस यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ओमेगा वेक्टर क्रॉस x डैश i के प्लस y डैश j के प्लस j डैश के डैश में है ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, ऐसा लिख सकती हूँ क्या, क्यों, क्योंकि जैसे मैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट लेके जाऊंगी ये सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास इसकी इक्वेशन की वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप लिख सकते हो क्या, v डैश वेक्टर बराबर v वेक्टर बराबर v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r डैश वेक्टर। अब अपन जानते हैं कि r वेक्टर बराबर कितना होता है, r डैश वेक्टर होता है। तो v वेक्टर बराबर कितना लिख सकते हैं, v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगी, इसके लिए अपन त्वरण रूपांतरण समीकरणें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये लास्ट इक्वेशन आपके पास कितनी हो गई, 4 हो गई शायद। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि इसकी इक्वेशन आपके पास कितनी है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 4 घूर्णी निर्देश तंत्र में
निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है और आपका स्थिति रूपांतरण को कौन सा करेगा, आर वेक्टर बराबर एक्स डेस आई कैप डेस प्लस वाई डेस जे कैप डेस प्लस जेड डेस के कैप डेस, ये आपके पास क्या करेगी, स्थिति रूपांतरण को व्यक्त करेगी। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। नींद निकाल रहे